Assalamualaikum everyone. Today we have started a series for the preparation of JST test. जूनियर साइंस टीचर BPS 14 के टेस्ट जो कि सीबा टेस्टिंग सर्विस सखर IBA कंडक्ट करने जा रहा है, अभी उसका शेड्यूल नहीं आया, तो उसके हवाले से मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप उसकी तैयारी पे वीडियोस बनाएं। तो आज हमारी JST प्रिपरेशन सीरीज का पहला लेक्चर है। लेक्चर इस हिसाब से मैंने कंपोज किया है कि मैंने साइंस के तीनों जो मेन ब्रांचेस केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो के कंबाइन क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में भी आ चुके हैं और जो पॉसिबल हैं, जो आगे आ सकते हैं, तो उनको लेकर मैंने ये लेक्चर कंपोज किया है। एंड जो एमसीक्यूज में एरियाज कवर हो रहे हैं, कोशिश हमारी पूरी होगी कि उन एमसीक्यूज का हम कॉन्सेप्चुअल वे देखें कि उस एरिया के किस कॉन्सेप्ट में से आपके एमसीक्यूज निकल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला पोर्शन है वो है बायो का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज सीक्रेटेड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये क्वेश्चन प्रीवियस जेएसटी, जेईएसटी एंड पीएसटी के एग्जाम्स में आ चुका है। सो बायो के पोर्शन में से है विच इज सीक्रेटेड बाय द लिवर। हमारी बॉडी में जो लिवर है, लिवर से कौन सा फ्लूइड जो है वो सीक्रेट होता है। तो अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर में से एक डाइजेस्टिव फ्लूइड जो है वो सीक्रेट होता है और उसको कहा जाता है बाइल। बाइल जो है उसको स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। होता बेसिकली ये है कि अराउंड डेली अराउंड 500 टू 1000 ml बाइल लिवर में प्रोड्यूस होता रहता है, लेकिन हर टाइम इसकी नीड नहीं होती। ये डाइजेस्टिव पर्पस के लिए यूज होता है। सो इसको स्टोर किया जाता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। लिवर से जो डक्ट्स जाती हैं, हेपाटिक डक्ट्स, वो उस लिवर जैसे ही बाइल को रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, तो उन डक्ट्स के थ्रू वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। फिर जिस टाइम पे डाइजेशन की नीड होती है उस टाइम पे ये स्टमक में रिलीज होता है। देन वहां जाके ये किसको डाइजेस्ट करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करता है। सो बेसिकली अगर हम देखें कि लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, लिवर प्रोड्यूसेस बाइल। बाइल की जो पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है, अराउंड 7.6 टू 8.8 बाइल की पीएच होती है। क्योंकि ये बेसिक साइड पे इसकी पीएच जा रही है तो हम कहेंगे दिस इज अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर। अराउंड 500 टू 1000 ml डेली लिवर जो है बाइल प्रोड्यूस करता है और वो लिवर स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। तो आपका एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है कि जो लिवर से बाइल सीक्रेट होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है? वो हमारा स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। अदर ऑप्शंस को भी हम देख लें कि सलाइवा जो है, बेसिकली सलाइवा सलेवरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा को। और जो सलाइवा का जो मेन रोल होता है वो होता है इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। हम जो भी फूड इनटेक करते हैं उसमें जो स्टार्च होता है, स्टार्च को कौन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? सलाइवा। और बाइल जो है वो किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। देन सेकंड ऑप्शन हमारे पास है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस हमारा स्टमक में रिलीज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक में, वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। और वो जो है गैस्ट्रिक जूस वो प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। देन हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है पेनक्रियाटिक जूस, ये कौन रिलीज करता है? ये पेनक्रियाज रिलीज करता है। तो ये चीजें भी आपको आनी चाहिए, ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। सो आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर। लिवर बाइल सीक्रेट करता है और वो बाइल कहाँ जाके स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी, बाइल। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। देन नेक्स्ट वी हैव वेयर केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट। हम जो भी फूड इंटेक करते हैं, सपोज उसमें प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स की जो केमिकल डाइजेशन होती है, मींस केमिकल्स के थ्रू प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन कहाँ स्टार्ट होता है, इनिशियली कहाँ पे होता है? तो इनिशियली प्रोटीन्स की जो डाइजेशन स्टार्ट होती है वो स्टमक में स्टार्ट होती है।
स्टमक में क्या होता है, स्टमक जो रिलीज करता है, जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया, स्टमक रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा इसके अंदर होता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जो है एक एंजाइम है जो कि इनएक्टिव एंजाइम होता है। गैस्ट्रिक स्टमक से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो चीजें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिव कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पेप्सिनोजेन को एक्टिव करके उसको किस चीज में कन्वर्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। और यही जो पेप्सिन एंजाइम है ये हेल्प करता है प्रोटीन्स की डाइजेशन में। देन इनिशियली सबसे पहले प्रोटीन्स जैसे ही स्टमक में जाते हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस में जो पेप्सिनोजेन एंजाइम होता है वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है और यहाँ पे उसकी इनिशियली जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा ये गया है कि केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट कहाँ होती है, तो वो स्टार्ट होती है स्टमक में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्टमक। Then next we have this question is related to fertilizers. ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये सारे पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है कि fertilizers are used to fill which requirements of plants. प्लांट्स की कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम फर्टिलाइजर्स के थ्रू पूरी कर सकते हैं। तो हमें पता है कि फर्टिलाइजर्स बेसिकली हम जो यूज करते हैं वो प्लांट्स की रिप्रोडक्शन, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स बेसिकली प्लांट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और उनमें जो मेजर हमारे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की प्रोडक्टिविटी के लिए। तो फर्टिलाइजर्स हैं क्या, बेसिकली ये केमिकल या नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम सॉइल में या प्लांट्स में ऐड करते हैं ताकि प्लांट्स को जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो। तो फर्टिलाइजर्स प्लांट की कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है, प्लांट्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो फर्टिलाइजर के थ्रू पूरी होती हैं। दूसरे ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये फर्टिलाइजर्स का इनमें कोई रोल नहीं है। फर्टिलाइजर्स जो है वो प्लांट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फिल करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। देन नेक्स्ट वी हैव द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, ये भी हमारा प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो इंसेक्ट्स की स्टडी को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। देन अदर ऑप्शंस को भी हम देख लें, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी बेसिकली इम्यून सिस्टम एंड इम्यून रिस्पॉन्सेस की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी जो ब्रांच है इसमें मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर या फॉर्म, तो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म या स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। देन वी हैव फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी बेसिकली जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ड्रग्स और उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या इफेक्ट्स हैं उनकी स्टडी को फार्माकोलॉजी कहा जाता है। सो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स का यहाँ पे पूछा गया है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड entomology. So the correct option is D, entomology. Then इससे रिलेटेड आपके दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम्स में। सो दीज आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इनका आप अपने पास रिकॉर्ड रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, बुक्स में से पढ़ लें। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं बायोलॉजी, जैसे कि इंसेक्ट्स की स्टडी के बारे में पूछा गया था आपसे, तो इनमें से भी किसी का भी आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। जैसे कि फर्स्ट है बॉटनी, as you all know botany, study of plants is known as botany, study of animals is known as zoology, then study of microorganisms को microbiology कहा जाता है, cells की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे नहीं लिखा हुआ हिस्टोलॉजी है हमारे पास, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। Then we have genetics. Genetics is the study of heredity and genes.
Then ecology is the study of organisms and their environment. Anatomy, internal structure of organisms की study को कहा जाता है. Physiology, study of functions and processes of body parts. Embryology is the study of development of embryos. Taxonomy, classification of organisms को taxonomy कहा जाता है. Study of molecules in living organisms उसको molecular biology कहा जाता है. एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो कि हम टेक्नोलॉजी में यूज कर सकें, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. देन वी हैव इम्यूनोलॉजी. अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको इम्यूनोलॉजी का बताया है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. देन वी हैव पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेस इज नोन एज पैथोलॉजी. Then evolutionary biology is the study of origin and evolution of life. Paleontology, study of fossils. Fossils की study को paleontology कहा जाता है. Then entomology is the study of insects. Parasitology is the study of parasites. Study of fungi को mycology कहा जाता है and study of virus को virology कहा जाता है. तो ये स्लाइड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है जो कि आपको इन सब चीजों का पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है. देन नेक्स्ट वी हैव सेम, अभी जो मैंने आपको ब्रांचेस बताई उसी में से एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये भी आपके पास्ट पेपर्स में आ चुका है. The branch of science dealing with the use of living things such as microorganisms, animal cells and plant cells to produce useful products for humans. किसी भी लिविंग थिंग्स स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके हम कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हो, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. सो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली इज द ब्रांच ऑफ साइंस that involves the use of living organisms to develop products which are beneficial for humans. So इसका हमारे पास आंसर क्या होगा? बायोटेक्नोलॉजी. A is the correct option here. Then next we have cyanobacteria is also known as. अब साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये है तो बैक्टीरिया, लेकिन क्योंकि इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, इसका जो कलर है और इसकी जो फोटोसिंथेटिक नेचर है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसमें भी होता है साइनोबैक्टीरिया में. सो इसका अपीयरेंस और इसका जो फोटोसिंथेटिक जो प्रॉपर्टी है ये रिजेंबल करती है एल्गी से. तो इसकी वजह से साइनोबैक्टीरिया को मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है. ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके कलर से मैच करता है, एल्गी के कलर से मैच करता है और एल्गी की काफी प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं, रिजेम्बलेंस है इसकी एल्गी के साथ. लेकिन साइनोबैक्टीरिया इज नॉट अ ट्रू एल्गी. अगर हम साइनोबैक्टीरिया को ये कहें कि साइनोबैक्टीरिया को, क्योंकि हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कह रहे हैं तो ये एल्गी की टाइप होगी, तो नो, साइनोबैक्टीरिया इज नॉट अ ट्रू एल्गी. क्यों? क्योंकि मेन डिफरेंस क्या है साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी में, वो ये है कि एल्गी जो है वो यूकैरियोटिक होता है. यूकैरियोटिक मीन्स इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जबकि बैक्टीरिया जो है वो साइनोबैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है, इसके अंदर देयर इज नो न्यूक्लियस. तो साइनोबैक्टीरिया को दूसरा नाम जो दिया गया है, दूसरे जिस नाम से ये जाना जाता है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. बट ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि दिस इज नॉट अ ट्रू एल्गी, दिस इज अ बैक्टीरिया. देन नेक्स्ट वी हैव, ये भी आपका प्रीवियस पेपर्स में आ चुका है क्वेश्चन. व्हाई डज अ पीस ऑफ ब्रेड बिकम वेट व्हेन च्यूड इन ब्लैंक एंड इट टेस्ट स्वीट? बेसिकली ये किसी बुक की लाइन उठाई हुई है. तो यहाँ पे बेसिकली आपसे जो चीज पूछी जा रही है वो ये पूछा जा रहा है कि सपोज हम कोई ब्रेड का पीस है जिसको हम च्यू कर रहे हैं, चबा रहे हैं, तो वो जो च्यूइंग का जो प्रोसेस होता है, चबाने का प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो एज वी ऑल नो दैट च्यूइंग इज डन इन माउथ. तो च्यू हम कहाँ पे करते हैं? वो माउथ में करते हैं. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा माउथ, ए. इसके अलावा अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें
तो बेसिकली तो ये स्टेटमेंट किसी बुक की उठाई हुई है, लेकिन इस स्टेटमेंट का भी एक रीजन है, ये क्वेश्चन है एक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट पेपर में इसी में से क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे कह रहा है कि सपोज हम जब पीस ऑफ ब्रेड को हम जब अपने मुंह में डालते हैं, खाते हैं, इसको चबाते हैं, तो पहली बात तो दो चीजें होती हैं। पहली बात तो ये कि वेट हो जाता है। दूसरी बात ये कि जैसे ही हम इसको चबाते हैं, चबाने के बाद इसका जो टेस्ट है वो मीठा हो जाता है, स्वीट हो जाता है। तो ये क्यों होता है? इसका जो रीजन है बेसिकली वो ये है कि हम जैसे ही अपने मुंह के अंदर ब्रेड का पीस डालेंगे, तो हमारे माउथ में सलाइवा जो होती है, सलाइवा जो है, सलाइवा उस ब्रेड के पीस को मॉइस्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपका ब्रेड का पीस वेट हो जाता है। देन क्या होता है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। वो क्या करता है, वो ब्रेड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। और वो स्टार्च किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। माल्टोज क्या है? माल्टोज इज अ शुगर। ओके। और इसी शुगर की वजह से क्या हो जाता है, उस ब्रेड का जो टेस्ट है वो मीठा लगने लगता है। तो ये स्टेटमेंट भी आ सकती है आपकी। और उसके अलावा यहाँ पे जो मेन चीज पूछी गई है वो ये पूछा गया है कि जो हम च्यू कर रहे हैं वो कहाँ पे होता है? तो वो एज वी ऑल नो कि वो माउथ में होता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए, माउथ। देन नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू बायोलॉजी, एंड ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर से लिया गया है। Which system is responsible to communicate and coordinate for the body functions? कौन सा सिस्टम है इनमें से जो कि बॉडी फंक्शंस की कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होती है उसको नर्वस सिस्टम डील करता है। जो भी बॉडी फंक्शंस की कोऑर्डिनेशन होती है उसको नर्वस सिस्टम डील करता है, जैसे कि मूवमेंट हो गया, सेंसेशन हो गया। और जो भी सिग्नल्स ब्रेन के थ्रू पहुंचाए जाते हैं वो भी नर्वस सिस्टम के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। तो ओवरऑल जो भी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन हो रही है बॉडी की, वो नर्वस सिस्टम उसको डील करता है। जबकि हम दूसरे ऑप्शंस को देखें, स्केलेटल सिस्टम, तो स्केलेटल सिस्टम बेसिकली क्या करता है, ये हमारी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। देन रिस्पायरेटरी सिस्टम ब्रीदिंग में हेल्प करता है। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा, हम जो भी फूड इंटेक करते हैं उसको, उसकी डाइजेशन के लिए एंड उसकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस? तो हमारा ऑप्शन होगा सी, नर्वस सिस्टम। अगर तो यहाँ आपसे पूछा जाए कि विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सपोर्ट ऑफ द बॉडी, तो आप कहेंगे स्केलेटल सिस्टम। विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन? तो वो हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। सो नेक्स्ट वी हैव वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये पास्ट पेपर्स में आ चुका है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज एब्रीविएटेड एज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को हम स्मॉल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो वो हम इसको डीएनए कहते हैं, डीएनए। डीएनए, डी से डी ऑक्सी, देन डीऑक्सीराइबो, देन एन से न्यूक्लिक एंड ए से एसिड। अगर हम आरएनए को देखें तो आरएनए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि एनडीए एनडीएसी हमारी कोई पर्टिकुलर टर्म्स नहीं है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डीएनए। Then next we have a question from chemistry portion. ये बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये पास्ट पेपर्स में आ चुका है। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल समझनी पड़ेगी पहले। तो क्वेश्चन है कि पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड्स हैं बेसिकली वो कौन से होते हैं? तो उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। तो देखते हैं हम पीरियोडिक टेबल को। वैसे यहाँ इसका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा हॉरिजॉन्टल रोज। अब देखते हैं कि क्यों होता है। सो दिस इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स।
बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है आपका केमिस्ट्री का। इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जो कि इस पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं। इस पीरियोडिक टेबल की अगर हम देखें तो ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर मींस पहले वो एटम रखा गया है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, देन वो एलिमेंट रखा गया है जिसका एटॉमिक नंबर 1, देन वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 2, देन 3, 4, 1 से लेके 118 तक टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इनको अरेंज करके रखा गया है। सो हेयर एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, देन ये आपका एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, देन एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, देन एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम, देन एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड ऐसे करके पूरा हमारा लेफ्ट टू राइट जो है वो 1 से लेके ये हमारा 118 तक हमारे पास टोटल एलिमेंट्स जो हैं उनको अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देन अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मेन चीज क्या है, लेट मी सपोज जस्ट ओके, यहाँ पे अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में हमें एक तो वर्टिकल कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं और दूसरे हमें हॉरिजॉन्टल रोज दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं हमारे पास, इनको नाम दिया गया है ग्रुप्स का। तो अक्सर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा जाता है। तो वर्टिकल कॉलम्स जैसे ये हमारे पास वर्टिकल कॉलम है, ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, दिस इज थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, ऐसे करके ये हमारा 18 ग्रुप। टोटल हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 1 से लेके 18 तक हमारे पास टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, या हम ये कहें कि हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में टोटल। देन अगर हम दूसरे जो इसका मेन जो पॉइंट देखें वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं। जैसे ये हो गई हमारी फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो, दिस इज फोर्थ रो, दिस इज फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ रो। ओके, यहाँ पे लास्ट में भी हमारे पास 2 रोज हैं, लेकिन ये जो रोज हैं अगर हम गौर से देखें कि यहाँ पे हेयर यहाँ पे हमारे पास जो 6th रो स्टार्ट हो रही है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है इसका एटॉमिक नंबर है 55, देन एटॉमिक नंबर है 56, देन 57 से 71 तक हमारे पास यहाँ रखे हुए हैं। इसको हम कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज। देन हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स हैं। देन अगर हम 7th पीरियड को देखें तो ये स्टार्ट होता है 87, देन 88, देन 89 से 103 तक जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे इस सीरीज में रखे हुए हैं, ये वाले, और इनको हम कहेंगे एक्टिनाइट सीरीज। सो बेसिकली अगर हम अपनी पीरियोडिक टेबल को देखें तो हमारे पास टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, तो हम कहेंगे टोटल 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। और टोटल रोज कितनी है हमारे पास, वैसे तो टोटल रोज 9 है, 9 रोज हैं, लेकिन इन 2 रोज को हम अलग से कंसिडर नहीं करते। ये जो लेंथेनाइट सीरीज है इसको हम 6th रो में कंसिडर करते हैं, और ये जो हमारी एक्टिनाइट सीरीज है इसको हम 7th रो में कंसिडर करते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको क्या नाम दिया गया है, इनको नाम दिया गया है पीरियड। सो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स जो अरेंज हैं, एक तो वर्टिकल कॉलम्स हैं टोटल हमारे जिनको ग्रुप्स कहा जाता है, टोटल 18 ग्रुप्स हैं, और दूसरी हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसको पीरियड्स कहा जाता है। और पीरियोडिक टेबल में टोटल रोज टोटल पीरियड्स कितने हैं हमारे पास, वो है 7। देन अगर हम देखें फर्दर इसको थोड़ा हम और देखें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड है हमारा वो है पीरियड नंबर 1, जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और वो कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो पीरियड
फर्स्ट पीरियड हमारे पास जो है वो शॉर्टेस्ट पीरियड है, सबसे छोटा पीरियड है। लॉन्गेस्ट पीरियड की बात करें तो लॉन्गेस्ट पीरियड हमारे पास कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट पीरियड हमारे पास अगर हम 6th को देखें या 7th को देखें तो ये दोनों हमारे पास लॉन्गेस्ट पीरियड्स हैं। पीरियड नंबर 1 में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, पीरियड नंबर 2 में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं, पीरियड नंबर 3 में भी 8 एलिमेंट्स हैं, देन पीरियड 4 एंड 5 में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं, देन पीरियड 6 एंड 7 में हमारे पास 18 तो ये वाले एलिमेंट्स हो गए और यहाँ पे 14 नीचे दिए गए हैं, तो टोटल इनके पास 32 एलिमेंट्स हैं। पीरियड 1 में 2 एलिमेंट्स, पीरियड 2 एंड 3 में 8 एलिमेंट्स, पीरियड 4 एंड 5 में 18 एलिमेंट्स, पीरियड 6 एंड 7 में 32 एंड 32 एलिमेंट्स। तो अगर देखा जाए सिस्टमेटिकली तो पीरियड 6 एंड पीरियड 7 दोनों हमारे पास लॉन्गेस्ट पीरियड्स हैं, लेकिन जो बुक्स में और लिटरेचर में जो लॉन्गेस्ट पीरियड कंसीडर किया जाता है वो 6th पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड कंसीडर किया जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बेसिकली ये है कि अभी तक जो डिस्कवरीज हो रही हैं, वैसे तो 118 एलिमेंट्स कंप्लीटली अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाले कुछ एलिमेंट्स हैं ये सिंथेसाइज किए गए हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज अभी सही से इनको डिफाइन नहीं किया गया और अभी कुछ गुंजाइश इनमें बाकी है। मींस अभी 6th पीरियड को हम देखें तो ये 32 पे फिक्स्ड है, लेकिन 7th पीरियड आपका 32 पे फिक्स्ड नहीं है, इसमें अभी गुंजाइश बाकी है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर तो आपके पास सपोज करें, वैसे तो आपके पास क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, तो जैसे ही आप 6th पीरियड को देखते हैं तो आप 6th पीरियड को ओके कर लें। लेकिन अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन कोई आ रहा है जिसमें 6th एंड 7th दोनों के बारे में पूछा जा रहा है, तो या तो बोथ 6 एंड 7 का ऑप्शन हो, या तो आप उसको सिलेक्ट कर लें या आप 6th को प्रेफर करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हैं। देन फर्दर अगर हम थोड़ी और इस पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में से हमारे पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो इनकी जो दूसरी डिवीजन, इनको जो दूसरी क्लासिफिकेशन की गई है वो ए एंड बी ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। हमने पिछली जो पीरियोडिक टेबल देखी उसमें हमने ये देखा कि टोटल हमारे पास हमें बताया गया कि 18 हमारे पास ग्रुप्स हैं। इन अगर हम इन 18 ग्रुप्स को हम फर्दर ए एंड बी में डिवाइड करें तो ग्रुप नंबर 1 जो है इसको 1A कहा जाता है, ग्रुप 2A को 2A कहा जाता है, देन इस साइड पे ग्रुप 13 जो है इसको 3A, ग्रुप 14 को 4A, ग्रुप 15 5A, ग्रुप 16 6A, ग्रुप 17 7A एंड ग्रुप 18 8A। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है ए एंड बी सब ग्रुप्स में। ग्रुप नंबर 1 एंड 2 और ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक ये सारे ए ग्रुप में आ जाते हैं, और ये जो बीच वाले हमारे पास हैं इनको बी ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और इनकी जो डिवीजन है वो कैसे है? इनकी डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो ग्रुप नंबर 11 है इसको 1B का नाम दिया गया है, ग्रुप 12 को 2B का नाम दिया गया है, देन ग्रुप 3 इज 3B, ग्रुप 4 इज 4B, ग्रुप 5 5B, ग्रुप 6 6B, ग्रुप 7 7B। देन हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 8 9 एंड 10, इनको कंबाइन करके 8B कहा गया है। सो ये बेसिकली, एक तो आप इनकी क्लासिफिकेशन देखो तो आप ये कहोगे कि टोटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। अब उन 18 ग्रुप्स में से जो 8 ग्रुप्स हमारे पास बी में आ जाते हैं, लेकिन ये 3 जो हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल ये जो हैं 10 कॉलम्स हैं, ये हो गए 2 कॉलम्स, ये हो गए 6 कॉलम्स। तो यहाँ के 10 कॉलम्स में से 3 कॉलम्स जो हैं वो 8B में आ रहे हैं। सो
उनको A एंड B में डिवाइड किया गया है। देन फर्दर अगर हम इनकी थोड़ी क्लासिफिकेशन और देखें तो यहाँ वाली साइड 1A एंड 2A को कहा जाता है S ब्लॉक एलिमेंट्स। देन यहाँ की साइड जो है 3A से 8A तक इनको कहा जाता है P ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो बीच वाले हमारे पास जो भी B ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है D ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये नीचे जो दो हमारे पास सीरीज हैं, लेंथेनाइट सीरीज हो गई अपर सीरीज और लोअर सीरीज एक्टिनाइट सीरीज, इनको मिला के कहा जाता है F ब्लॉक एलिमेंट्स। सो आई होप कि दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर। सो देखते हैं कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं और कौन से क्वेश्चंस आपके पॉसिबल हैं। सो प्रीवियस क्वेश्चन हमारा था कि हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं पीरियोडिक टेबल में उनको क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स। Okay, then this question is related to vertical columns. Periodic table में जो vertical columns होते हैं, ये वाले vertical columns, इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है groups. So the correct option is B, groups. Then next, in modern periodic table, how many periods are there? अभी जो periodic table मैंने आपको बताई, ये modern periodic table है। मॉडर्न पीरियोडिक, अच्छा अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज किया गया है? एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर। तो अभी हमने देखा कि टोटल हमारे पास जो है वो 7 पीरियड्स हैं। ये जो दो रोज हैं, ये अपर वाली रो 6 पीरियड में काउंट होगी, लोअर वाली रो 7 पीरियड में काउंट होगी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा C, 7। देयर आर टोटल 7 पीरियड्स इन अ पीरियोडिक टेबल। देन नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने आपको बताया। In periodic table, elements are arranged according to. Periodic table में elements की जो arrangement है, पहला element 1, then 2, then 3, 4, यहाँ से लेके 118 तक total elements arrange किए गए हैं on the basis of increase in atomic number. Atomic number increase हो रहे हैं। एटॉमिक वेट की अगर हम बात करें तो जो पुरानी जो पीरियोडिक टेबल थी उसको एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया गया था। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया गया था जो मेंडलीव्स ने दी थी, लेकिन उसमें काफी सारे ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद मोजले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था जब, उसके बाद ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि एटॉमिक नंबर डिस्कवर किसने किया था, कौन से साइंटिस्ट ने? तो मोजले ने। मोजले was the scientist who discovered atomic number of elements. So here the correct option is B. Periodic table में elements को arrange किया गया है on the basis of increasing atomic number. Then next we have the noble gases in periodic table are placed in. तो basically अगर हम देखें, ये हमारी जो पीरियोडिक टेबल है इसमें फर्दर इनको नाम दिए गए हैं। इन ग्रुप्स को इन ग्रुप्स में जो भी एलिमेंट्स हैं इनको इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। कॉमन नेम्स पूछे जाते हैं आपसे। जो ग्रुप 1A है, 1A को कहा जाता है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल, ग्रुप 1A को अल्कली मेटल कहा जाता है। देन ग्रुप 2A को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देन अगर हम देखें तो हमारे पास जो ग्रुप 3A है इसको कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया, इसको कहा जाता है बोरॉन फैमिली क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर बोरॉन है। देन 4A कार्बन फैमिली, 5A नाइट्रोजन फैमिली, 6A ऑक्सीजन फैमिली, 7A ग्रुप 17 को अगर हम देखें इसको जो नेम दिया गया है वो दिया गया है हेलोजेंस। हेलोजेंस, हेलोजेंस का मकसद होता है ऐसे एलिमेंट्स जो कि सॉल्ट प्रोड्यूस करें। सॉल्ट प्रोड्यूसर जो होते हैं उनको हेलोजेंस कहा जाता है।
तो सॉल्ट प्रोड्यूसर यहाँ पे किसको कहा जाता है? 7A ग्रुप, या हम कहें कि 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहा जाता है। देन हमारे पास जो 8A ग्रुप है या 18th ग्रुप जो है, इसको कहा जाता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, या इसको दूसरा नाम भी दिया गया है इनर्ट गैसेस का, इनर्ट गैसेस, या इस ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, जीरो ग्रुप, क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या होती है? जीरो होती है। नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो अनरिएक्टिव होते हैं उनको इनर्ट कहा जाता है। तो आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनर्ट गैसेस पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में होते हैं? 8A ग्रुप में होंगे या 18 ग्रुप में होंगे। यहाँ पे क्योंकि कॉमन सेंस से आपसे आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो पूछा गया है ग्रुप 8, ग्रुप 2, ग्रुप 3 या ग्रुप 6 से। तो यहाँ पे अगर तो A एंड B नहीं दिया गया तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस यूज कर लें कि ग्रुप 8A में जो है वो नोबल गैसेस रखे हुए हैं। तो ग्रुप 8A में नोबल गैसेस रखे हुए हैं। तो नोबल, या ये भी पूछा जा सकता है कि इनर्ट गैसेस कौन से ग्रुप में आते हैं? 18 ग्रुप में आते हैं या 8A ग्रुप में आते हैं। और उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अल्कली मेटल्स का ग्रुप कौन सा है? तो 1A ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकंड ग्रुप। हेलोजेंस कौन से ग्रुप में आते हैं? हेलोजेंस या तो 17 ग्रुप में आएंगे या उसको 7A कह सकते हैं। तो ये पॉसिबल MCQs आपके पास आ सकते हैं। ओके, so here the correct option is A8. Then next we have longest period of the periodic table. अभी मैंने आपको बताया कि shortest period first period है और longest period sixth period है. So period sixth is the longest period. Correct option is C. Then we have this question is also related to periodic table. Periodic table में हमने देखा कि हमारे पास periodic table में symbols दिए गए हैं। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम। तो ये क्या है? ये इन एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं। तो सोडियम का सिंबल पूछा जा रहा है, तो सोडियम का सिंबल होता है Na, Na, जो कि नेट्रियम से लिया गया है। इसका जो एक्चुअल वर्ड है, ग्रीक वर्ड नेट्रियम, नेट्रियम से लिया गया है। तो इसका जो सिंबल होगा वो होगा सोडियम का सिंबल Na, so the C is the correct option. Then we have which of the following is the halogen? हेलोजन अब कौन से होंगे? अभी मैंने आपको बताया जो 17th ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे या जो 7A ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि 7A ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। सो ऑप्शंस को अगर हम देखें तो नियोन, नियोन आपका ग्रुप 8A में आ जाता है। देन वी हैव फ्लोरीन, तो फ्लोरीन 7A में आता है आपका। सो 7A में जो भी आएंगे उसको हम हेलोजन कहेंगे। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? बी, फ्लोरीन। देन मैग्नीशियम को अगर हम देखें तो मैग्नीशियम हमारा सेकंड ग्रुप में है। एंड आर्गोन को अगर हम देखें तो आर्गोन हमारा 8 ग्रुप में है। तो सिंपल जो एलिमेंट्स हैं उनको भी आपको हेलोजेंस तो आपको याद करने ही करने हैं। आपको 1A ग्रुप के एलिमेंट्स भी याद करने हैं, आपको 8A ग्रुप के एलिमेंट्स भी याद करने हैं। ये एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो हेलोजन इनमें से कौन सा है? फ्लोरीन इज अ हेलोजन। देन नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118। इनमें से सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं, ओनली 2 एलिमेंट्स, जो कि रूम टेम्परेचर पे जिन लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और वो कौन से हैं? एक है मर्क्यूरी जिसका सिंबल है Hg, और दूसरा है हमारे पास ब्रोमीन जिसका सिंबल है Br। मर्क्यूरी आपका मेटल है और ब्रोमीन आपका क्या है? नॉन मेटल है। तो टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। बाकी तो हमारे पास मेजॉरिटी सॉलिड्स में होंगे, कुछ हमारे पास गैसेस में होंगे। सिर्फ 2 एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कितने एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में हैं? तो वो होगा 2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2।
Then next we have which element is the only liquid metal at room temperature। अभी मैंने आपको बताया कि मर्क्यूरी जो है वो मेटल है, जबकि ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कि कौन सा ओनली मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है, तो वो मर्क्यूरी है। जबकि आयरन और एल्यूमिनियम ये दोनों मेटल्स हैं और ये दोनों आपके सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि सल्फर भी सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन सल्फर हमारा मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ओनली मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो वो मर्क्यूरी है। देन वी हैव विच नॉन मेटल इज लिक्विड मेटल, तो वो मैंने आपको बताया कि ब्रोमीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रोमीन। ब्रोमीन की जो स्टेट होगी वो लिक्विड होगी, जबकि आयोडीन हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। देन फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन ये दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं। ओके, देन वी हैव lanthanide series is a part of which period। lanthanide series ये वाली जो सीरीज है ये किस पीरियड में इंक्लूड की जाती है, तो ये भी मैंने आपको बताया, ये 6th पीरियड में इसको इंक्लूड किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन वी हैव एक्टिनाइड्स आर प्लेस्ड इन विच पीरियड, तो lanthanide के नीचे एक्टिनाइड सीरीज है और ये 7th पीरियड का पार्ट है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा सी, 7th। ओके, देन which block contain alkali and alkaline earth metal। so अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ये हमारे पास S ब्लॉक है, this is P ब्लॉक, this is D ब्लॉक and this is F ब्लॉक। S, P, D and F। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से ब्लॉक में आते हैं, तो 1A को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, 2A को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। 1A एंड 2A एस ब्लॉक में आते हैं, सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ए एस ब्लॉक। देन नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्स इन द एफ ब्लॉक आर नोन एज। अब यहाँ पे हमने पीछे देखा हमारे पास एक एस ब्लॉक है, एक पी ब्लॉक है, एक डी ब्लॉक है, एक एफ ब्लॉक है। अब जो एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है मेन एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को या तो कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन एलिमेंट्स, जबकि डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसमें से भी अगर हम सिर्फ डी की बात करें तो डी कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, डी होंगे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जबकि एफ क्या होंगे, एफ होंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, सो आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर नाउ। आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हुए हों या जो भी आपके सजेशंस हों या क्वेश्चंस हों, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स पोर्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज an optic piece of curved transparent glass that reflects the light in a specific way। ट्रांसपेरेंट ग्लास जो कि कर्व शेप में है, जो कि लाइट को रिफ्रेक्ट करता है या हम कहें कि लाइट को बेंड करता है एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको लेंस कहा जाता है। एज यू ऑल नो कि लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट या कर्व्ड ऑप्टिकल डिवाइस होती है। जैसे ही उसके ऊपर लाइट रेज पड़ती हैं वो उसको रिफ्रेक्ट करता है और इमेजेस बनाता है। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, लेंस। देन वी हैव, क्योंकि फिजिक्स में अक्सर हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है, जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको बताया वो भी आ चुका है पास्ट पेपर्स में, ये क्वेश्चन भी आपका पास्ट पेपर्स में आ चुका है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम है बेसिकली, आपसे कहा जा रहा है कि अ ट्रक हैज टायर्स ऑफ एरिया, आपको एरिया दिया गया है, इट पुट्स अ प्रेशर ऑफ दिस, प्रेशर दिया गया है, पूछा क्या जा रहा है कि वेट फाइंड आउट करें, और हिंट क्या बताई जा रही है कि वेट इज इक्वल्स टू फोर्स, मीन्स हम वेट फाइंड आउट करें या हम फोर्स फाइंड आउट करें तो एक ही बात हो जाएगी। तो हमें गिवन क्या चीज है, हमें एरिया गिवन है, एरिया क्या दिया गया है हमें, 3 मीटर स्क्वायर,
प्रेशर हमें क्या दिया गया है, प्रेशर इज इक्वल्स टू 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें मालूम क्या करना है, वेट। हम वेट कहें या हिंट दी गई है फोर्स। हिंट क्यों दी गई है, क्योंकि वेट का हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें प्रेशर और एरिया यूज होती हो। फोर्स का फार्मूला है हमारे पास, तो इसके लिए हम फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो हमें फाइंड आउट क्या करनी है, बेसिकली फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स का हमारे पास बेसिकली हमारे पास प्रेशर का फार्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब यहाँ पे हमें प्रेशर की वैल्यू दी गई है, हमें एरिया की वैल्यू दी गई है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ ए डिवीजन में है, इसको हम यहाँ लेके आए तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। P इंटू ए इज इक्वल्स टू फोर्स। अब हम प्रेशर और एरिया को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। प्रेशर क्या है, प्रेशर इज 4000 एंड एरिया क्या है 3। 4000 इंटू 3 अगर हम करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन, क्योंकि फोर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फोर्स का यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, 12000। सो बेसिकली आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, उसमें से आप इजीली प्रॉब्लम की कैलकुलेशन कर सकते हो। देन नेक्स्ट वी हैव, if the container of enclosed gas is heated, what will happen inside the container? अब यहाँ पे बेसिकली थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि सपोज हमारे पास दो कंटेनर्स हैं। अब एक कंटेनर हमारे पास जो है वो फिक्स्ड है, यहाँ पे जो इसका जो पिस्टन है वो फिक्स्ड है, और दूसरा ये जो कंटेनर है यहाँ पे इसका जो पिस्टन है वो मूवेबल है, ये ऊपर नीचे मूव हो सकता है, ये मूव नहीं हो सकता। सो यहाँ भी हमारे पास अंदर क्या है, गैस फिल की हुई है, इसमें भी हमारे पास गैस फिल की हुई है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इफ द कंटेनर ऑफ इनक्लोज्ड गैस इज हीटेड। अब यहाँ पे हमें ये नहीं कह रहा कि ऐसा कंटेनर है जिसमें मूवेबल पिस्टन है, तो उस वाली सिचुएशन को देखा जा रहा है कि सपोज हमारे पास एक गैस है जो कि इनक्लोज्ड है कंटेनर में, और हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं। इसका हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंटेनर के अंदर क्या होगा, तो बेसिकली क्या होगा, जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज होगी, ये ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे और ये जाकर कहाँ लगेंगे, यहाँ पे इस कंटेनर की कवर पे जाके लगेंगे जो कि फिक्स्ड है। जैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स पे जाके लगेंगे, क्योंकि पिस्टन ऊपर मूव नहीं हो सकता, तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। हमें पता है कि जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स से टकराते हैं तो प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और हो सकता है कि ऐसा टाइम भी आए कि प्रेशर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाए कि ये चीज बर्स्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि if the container of enclosed gas is heated, then what will happen? Pressure will be increased. यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा। और ऑप्शन सी क्या है, गैस विल बी कंडेंस्ड। अब ये तो कॉमन सेंस है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, हीट देने से एक्सपेंशन होती है, कंडेंसेशन नहीं होती। तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड। और ये चीज जो है बेसिकली ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, ये जो लॉ फॉलो करता है वो गे लुसेक्स लॉ आपने पढ़ा होगा, बायो में, सॉरी केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ये क्या कहता है, बेसिकली ये कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन किस लॉ से रिलेटेड है, ये गे-लुसेक्स लॉ से रिलेटेड है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली गे-लुसेक्स लॉ का है। वो क्या कहता है, इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट
then pressure will be directly proportional to temperature. Okay, then next we have जो second situation जो मैंने आपको बताई, ये उससे related question है, ये भी past paper में आ चुका है. If an enclosed gas container with movable piston is heated, what will happen? अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस फिल की हुई है और इसका जो ऊपर से जो इसका मूवेबल पिस्टन दिया गया है. मूवेबल पिस्टन मीन्स ये ऊपर से नीचे मूव कर सकता है. अब अगर हम इसको हीट करेंगे, इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. अब इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ये जाके वॉल से टकराएंगे, ये यहाँ भी जाकर टकराएंगे, ये यहाँ भी जाकर टकराएंगे. और जैसे ही ये पिस्टन पे जाके टकराएंगे तो पिस्टन पे फोर्स लगेगी, प्रेशर लगेगा, तो ये पिस्टन आपका ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा. सपोज यहाँ था, यहाँ से ऊपर की तरफ आपका मूव हो गया. तो बेसिकली हुआ क्या? पहले आपका वॉल्यूम इतना था, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक इंक्रीज करने से जो है मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ी, मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ी, उन्होंने जाके पिस्टन पे फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हुआ और उसके रिजल्ट में क्या हुआ? गैस का वॉल्यूम जो है, जो यहाँ तक था पहले, वो यहाँ से यहाँ तक हो गया. तो ये क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड. और ये जो है, ये सिचुएशन किस लॉ को फॉलो कर रही है? ये चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रही है. और चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यहाँ पे हमने यही देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है दोनों के बीच में, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो ये चार्ल्स लॉ बेसिकली ये चीज हमें बताता है कि इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर तो हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो ये क्वेश्चन बेसिकली चार्ल्स लॉ का ही है. आपको चीजें घुमा फिरा के दी हुई हैं, तो अगर तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, चार्ल्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर है, गै-लुसाक्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बॉयल्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये क्वेश्चंस आप इजीली कवर कर सकते हो. देन नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ. यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड प्रेशर. तो ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप हमें कौन बताता है? बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. सपोज हमारे पास ये कंटेनर है, हमारे पास ये कंटेनर है. अब हमने क्या किया? इसका प्रेशर इंक्रीज किया. प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा? यहाँ जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के करीब आएंगे और ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव होगा. वॉल्यूम पहले इतना था, अब इतना हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ. तो इनके बीच में क्या है रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप है. तो दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है. और कंडीशन क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. Okay, then we have another question related to the formula. Momentum is equals to blank into velocity. यहाँ पे momentum का simply formula पूछा जा रहा है. तो हमें पता है कि momentum को represent करते हैं P से. P is equals to P is equals to m into v. m क्या है? mass. mass into velocity is momentum. momentum को represent किया जाता है P से. तो यहाँ पे क्या आएगा? mass into velocity. Then we have a body is said to be in if it changes its position with respect to its surrounding. अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर तो बॉडी है कोई, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. तो पोजीशन चेंज कर रहा है, इट मीन्स उसके अंदर मूवमेंट आ रही है. तो मूवमेंट आ रही है तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी जो है वो मोशन में है. तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन. यहाँ पे अनचेंज्ड नहीं होगा क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है. रेस्ट का मतलब भी है कि एक जगह पे होना, वो भी नहीं होगा.
स्टेशनरी भी मीन्स एट रेस्ट, जो कि एक जगह पे हो, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। देन another question is related to फार्मूला। फिजिक्स का क्वेश्चन है, आ चुका है आपका। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये पीछे ही अभी पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको बताया कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर का फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। देन नेक्स्ट वी हैव, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम दी गई है आपको कि फोर्स अगर 10 न्यूटन अप्लाई हो रही है 2 मीटर स्क्वायर की एरिया पे अप्लाई हो रही है, तो प्रेशर क्या होगा? सिंपली प्रेशर का फार्मूला हमारे पास क्या है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स आपको गिवन है कितनी? 10 न्यूटन। एरिया कितना गिवन है आपको? 2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन अपॉन 2 मीटर स्क्वायर। तो 2 and 10 हो जाएगा 5, इट विल बी इक्वल टू 5, और यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर है। प्रेशर की बात चूंकि आ चुकी है, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को पास्कल भी कहा जाता है। इसको आप 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहो या इसको आप 5 पास्कल कहो तो भी सही है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। सो लेक्चर नंबर 1 को यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। फर्दर हम जो पास्ट पेपर से रिलेटेड एमसीक्यूज और जो पॉसिबल एमसीक्यूज आ सकते हैं उनको फोकस करेंगे। और चैनल हमारे को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जो जेएसटी की तैयारी कर रहे हों उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस हों कमेंट्स में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।